छोड़े थे, क्योंकि ध्वनि में बहुत सारा है, तो ध्वनि को थोड़ा मैं आपको थोड़ा डिटेल समझाऊंगा, क्योंकि उसको आप किताब में समझ नहीं पाएंगे। बाकी आप किताब में समझ जाएंगे, इसीलिए उसको मैं जरा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फिर हम जो ध्वनि कल जो छोड़े थे वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वाह। तो ब्लॉक MHD 7 का ब्लॉक 3 निकालिए। निकाले? इसकी चर्चा हम पहले थोड़ा कर लेते हैं। जी MHD 7 ब्लॉक 3, पेज नंबर 5, क्या लिखा है? क्या लिखा है? मनोभाषा विज्ञान से। मनोभाषा, हाँ। ठीक, आगे बढ़िए। तो मनोभाषा विज्ञान 14.2, टिक लगाओ, टिक लगाओ। रुचिका जी, वीडियो ऑफ ऑन है आपका, थोड़ा ऑफ कर लीजिए। वीडियो क्या करे? जी सर, मेरा सर, वो वीडियो रुचिका जी ऑन का था, वो वीडियो। गलती से मुझे पता नहीं लगा। हाँ हाँ। हाँ हाँ, हाँ इसीलिए। हाँ, सब पढ़ने के धुन में हो तो इसीलिए। तो ये मनोभाषा विज्ञान 14.2 को नोट करेंगे। अच्छा, देखो क्या है, थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं। जैसा कि लिखा है, मनोभाषा विज्ञान यानी हमारे मन का भाषा का विज्ञान। यानी देखो, हम भाषा के माध्यम से, बोली के माध्यम से जो बोलना है, हम एक दूसरे के सामने तो स्पष्ट कर देते हैं, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा देते हैं, दुनिया भर की भाषाओं को लेकर के, बोली को लेकर के। लेकिन मैं अंदर ही अंदर क्या सोच रहा हूं, कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है, ये कैसे पता चलेगा? हालांकि इसकी जरूरत हमारे समाज में उतनी अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इसकी आवश्यकता पड़ जाती है, और बहुत अधिक आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे क्या होता है, इस किताब में आपका जो इस चैप्टर में विशेष करके बच्चों को लेकर के, बच्चों का जो मनोविज्ञान है, भाषा मनोविज्ञान, उसको इसमें फोकस किया गया है कि एक बच्चा कैसे देखता है सब कुछ, लेकिन वो बोल नहीं पाता। तो वो बोलने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करता है। 1 साल से लेकर के, बचपन से लेकर के वो 5-6 साल तक वो कुछ ढंग से बोल नहीं पाता। क्यों बोल नहीं पाता? क्योंकि उसके ध्वनि यंत्र है, उसके जो ध्वनि तंत्रिकाएं हैं, उसके नाक, मुंह, दांत, कान, ये सब पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए, पूरी तरह से मैच्योर्ड नहीं हुए। इसीलिए वो उन किसी भी शब्द का, किसी भी अक्षर का वो उच्चारण नहीं कर पाता। और ये तो बच्चों को लेकर के बात हुई। लेकिन उसी बीच में, हमारे ही बीच में, हम बड़े होने के बाद भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इस किताब में उतना तो नहीं लिखा है, मैं बस मेरी बात को सुन लीजिए आप। बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि हमको दूसरे को बताने में हिचक महसूस होती है, हम बता नहीं पाते। क्योंकि क्यों बता नहीं पाते? क्योंकि हम संकोची स्वभाव के हैं। संकोची स्वभाव के हैं, तो इसलिए हम अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते। लेकिन मैं अपने अंदर क्या सोच रहा हूँ, ये तो दुनिया को जानना जरूरी है। मैं अपने मन के अंदर कौन कौन सी बातों को लेकर के छुपा करके बैठा हूँ, ये तो माता पिता को जानना जरूरी है। तो वहां पर मनोभाषा विज्ञान की आवश्यकता पड़ जाती है। एक पागल है, एक पागल क्या क्या कौन कौन सी क्रियाएं करता है, उसको हम और तुम आसानी से नहीं समझ सकते। वो एक, उसका जो चिकित्सक है, मनोचिकित्सक जो है, साइक्रेटिक जो है, वही उसकी भाषा को समझ सकता है। किस वक्त वो कौन सी क्रियाएं करता है, किस वक्त कौन सी क्रियाएं करता है, किस समय क्या वो चाहता है, ये सब लोग के बस की बात नहीं। तो इसके लिए मनोभाषा विज्ञान का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। हम किसी व्यक्ति को तो नहीं जान पाते, फिर भी हम किसी व्यक्ति के साथ जब बहुत दिनों तक रहते हैं, तो रहते रहते हम हमें उसके हाव भाव, क्रियाकलापों के बारे में पता चल जाता है। तब हमको मालूम चल जाता है थोड़ा थोड़ा कि हाँ, ये ऐसा चाहता है।
उसी प्रकार एक बच्चा है, एक बच्चा किस वक्त क्या चाहता है, कैसे चाहता है, हमको पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे वो क्रियाएं करने लगता है। हाथ दिखाने लगेगा, हाथ को बढ़ाने लगेगा, और कुछ क्रियाएं करने लगेगा, वो रोने लगेगा क्योंकि बोल नहीं पाता है, वो रोने लगेगा और कुछ क्रिया करने लगेगा। तो इससे हमको पता चलता है कि ये लड़का ये बोलना चाहता है, उसको एक बिस्कुट चाहिए इस समय घूमना चाहिए, उसमें इसमें खेलना चाहिए उसमें। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, वयस्क होने के बाद भी कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग संकुचित स्वभाव के होते हैं, लेकिन संकुचित स्वभाव होने के कारण वे बोल नहीं पाते, वे बोलते नहीं। ऐसे में क्या होता है, वो बच्चा बहुत कुछ जानता है लेकिन फिर भी जान करके भी वो पीछे रह जाता है, समाज के ये में वो पीछे रह जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए मनोभाषा विज्ञान का जानना और इसका अध्ययन हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। देखो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कोई अंदरूनी बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी है जिसको आप अपनी माता को भी नहीं बता सकते या पिता को भी नहीं बता सकते, लेकिन आप कष्ट में हैं, आपके चेहरे पर कष्ट की रेखा दिखाई दे रही है, माता पिता देख कर परेशान हो रहे हैं, उनको इतना मालूम है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी किसी किसी कष्ट में है, लेकिन वो नहीं पकड़ पाते। आप संकोची स्वभाव होने के कारण बता नहीं पाते। अब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से तब जाकर के आप वहां उससे बताते हैं, और पूरा नहीं बता पाते, लेकिन थोड़ा भी ही बताते हैं, और थोड़े में ही वो डॉक्टर को पता चल जाता है कि आपको बीमारी क्या है, क्योंकि वो उसका चिकित्सक है। तो यही है हमारा मनोभाषा विज्ञान, जिसको अनेक प्रकार से आपके इस किताब में समझाया गया है। जरा आगे बढ़ते हैं। जब आप बात देखो, यहाँ पेज नंबर 8 में देखिए, 8 में देखो लिखा है, 5 पॉइंट दिया हुआ है, बालक अपनी मातृभाषा कैसे सीखता है और कैसे वो आगे बढ़ता है, इसको आप नोट करना। बालक में संज्ञानात्मक विकास, कैसे उसको मालूम चलता है कि इसको रोटी बोलते हैं, या इसको कपड़ा बोलते हैं, या इसको पानी बोलते हैं, इसको वस्त्र बोलते हैं, या इसको मिठाई बोलते हैं, या इसको बॉल बोलते हैं, या इसको चौक बोलते हैं, उसको कैसे मालूम चलता है। संज्ञानात्मक विकास वो यहाँ पर अपने धीरे धीरे इसका विकास होता है, जो कि आपने घर में अपने आसपास भी आप देख सकते हैं। पेज नंबर, ये पूरा आपको पढ़ना है, इसमें कुछ भी छोड़ने वाली बात नहीं, ये पूरा आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। पेज नंबर 16 में देखो, शिशु में वाक्य विकास। आप लोग जब ग्रेजुएशन में आप एजुकेशन पढ़े होंगे, या क्लास 12 में एजुकेशन पढ़े होंगे, तो जिस वक्त आप एजुकेशन पढ़ रहे थे, एजुकेशन में जो जो बातें आप पढ़ रहे थे यहाँ पर, वो सारी बातें, इकाई 1 इकाई 2 जितना है, वो सब एजुकेशन से संबंधित है। किस समय वो क्या उच्चारण करता है, किस समय वो बच्चा क्या उच्चारण करता है, किस समय कहाँ से कहाँ तक क्या उच्चारण करता है, किस वक्त म, किस वक्त प, किस वक्त, इसमें समझाने वाली बात कुछ नहीं है, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन हमारे लिए मनोभाषा विज्ञान का जानना जरूरी है। हम डॉक्टर नहीं हुए तो क्या, आप डॉक्टर हो जाएंगे कल। ये देखो पेज नंबर, फिर आप आइए, ये तो वही है, पेज नंबर आप आइए 21, पेज नंबर 21, द्वितीय भाषा में होने वाली त्रुटियों के कारण। यहाँ पर मातृभाषा के बारे में दिया है, वाक सर विकार। 21 से पहले कौन सा पेज में बताया था आपने? 21 से पहले मैंने बताया था वो पेज नंबर 16, 16। मतलब इसमें देखो दिया हुआ वही चीज, बच्चों को कैसे 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 वो बढ़ता है, किस वक्त क्या करता है, और यहाँ डिटेल एक, मतलब एक क्या बोलते हैं, एक फॉर्मेट दिया गया है। बस बच्चे को बढ़ता हुआ आप अपनी आंखों के सामने देखिए,
कैसे कैसे वो बढ़ता है, कैसे कैसे उसके अंदर विकास होता है, उससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं। वो आप अनुभव के आधार पर है, यहाँ पर वही चीज रिटर्न में है और कुछ नहीं। वाक विकार, यहाँ पर वो देखो पेज नंबर 22 में देख रहा हो, वाक विकार, आंगिक विकार, मनोजन्य विकार, ये दो बात यहाँ पर लिखी गई। आंगिक यानी अगर उसके कान अगर खराब है तो ढंग से सुन नहीं सकता, कभी कभी ऐसा होता है। मंद बुद्धिता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मंद बुद्धि के होते हैं, उनको कितना भी खिला लो पिला लो, उनको सब कुछ खेलने के खिलौने दे दो, सब कुछ कर दो, उनको घुमाओ फिराओ, लेकिन वो मंद बुद्धि के। मंद बुद्धि के क्यों है? मंद बुद्धि के क्यों है? आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, बोलिए। मंद बुद्धि के कारण क्या हो सकता सर क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है? और फैमिली भी आजकल हाँ, न्यूक्लियर हो चुकी है, जिसकी वजह से बच्चा भी एक ही होता है पेरेंट्स का, वो इतना बोलता नहीं है क्योंकि पेरेंट्स जब घर पे नहीं तो वो चुप चुप ही रहता है, नहीं नहीं। हाँ बिहेवियर हाँ हाँ प्रॉब्लम रहती है। हाँ हाँ, ठीक है, और क्या बोली, और क्या? सर तुम्हारा शारीरिक कहना भी सही विकार है। की वजह से भी हो सकता है, कुछ हाँ विकार। शारीरिक विकार की वजह से। हाँ, शारीरिक विकार भी कमी है। की वजह से, हाँ कुछ ना कुछ, या तो हाँ कोई कमी जेनेटिक रह गई है प्रॉब्लम भी जिस होती वजह है। से विकार। हाँ हाँ, जेनेटिक भी है। मानसिक तो विकास ये, ठीक से नहीं हाँ, है। थोड़ा पर्यावरण तो ये, परिवेश इस तरह होता है बच्चों का वैसा। हाँ हाँ वो तो हाँ, स्पेशल चाइल्ड में आ गया ना, अगर उसमें कुछ कमी होगी तो वो तो स्पेशल चाइल्ड में आ गया, इसमें तो हम नॉर्मल नहीं बच्चे की नहीं, बात जितने कर रहे हैं। जितनी जितनी सारी बातें आप लोगों ने बताई वो सारे के सारे सही हैं और सब उसके अंतर्गत आएंगे। उसका परिवेश कहो, वो जेनेटिक कहो, उसके शारीरिक कमी कहो, वो हर कहीं ना कहीं उसके अंदर किसी न किसी प्रकार कमी होगी। और कमी होने के कारण उसके अंदर एक हीन भावना आ जाती है। हीन भावना जब आ जाती है तब वो मंद बुद्धि का हो जाता है। उसके बाद वचाघात, है ना, जब शरीर में जैसे सिर में चोट लगना या और कहीं चोट लग जाना, तो वो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि क्या चीज मतलब किस चीज का मतलब क्या है, किस चीज का मतलब क्या है, वो जल्दी से उसको ग्रहण नहीं कर पाता। इसीलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे को सिर में चोट न लगे। इसीलिए माताएं सिर में चोट लगने से बचाती है, डॉक्टर भी बोलता है सिर में चोट नहीं लगना चाहिए। हम्म। उसके मनोजन्य विकार, मनोजन्य देखो तुतलाना, वहाँ लिखा है तुतलाना लिखा है यहाँ पर। किताब में तो खैर जो लिखा है ना। तुतलाना, हकलाना, हम कह सकते हैं हमारे शारीरिक कमी के कारण हो सकता है, और विस्मृति भी शारीरिक कमी के कारण हो सकता है। लेकिन तुतलाना जो है यहाँ पर जो भी है, देखो हमने ध्वनि में और ये भाषा विज्ञान के शुरू में पढ़ा कि हम वही अर्जन करते हैं जो हम सुनते हैं। जो हम सुनते हैं वही हम अर्जन करते हैं। तो हमने सुनाया क्या अपने बच्चे को? हमने बच्चे को, जब बच्चे को प्यास लगी तो हमने बच्चे को पानी नहीं बोला, बेटे मम्मा पिएगा, बेटे मम्मा बुला रही है, मम्मा, यानी खिलाओ तो मम्मा, पिलाओ तो मम्मा, सुलाओ तो मम्मा, हर चीज में मम्मा। पानी का क्या मतलब हुआ है, मम्मी का क्या मतलब हुआ, उसको पता नहीं। हर चीज में हमने दुलार से प्यार से उसको, हम बोलते भी हैं बेटा दूध खाओगे, मम्मा पियोगे, है ना, घूमू जाओगे, क्या है। तो ये गलती हमारी है कि हम उसको तुतलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। घूमने जाओगे क्यों नहीं हम बोलते? बेटे गोले पर चढ़ोगे, घोड़े क्यों नहीं बोल रहे? गोले क्या होता है? मम्मा पियोगे, मम्मा कौन कौन सिखाया आपको मम्मा? आप पानी पीना क्यों नहीं सिखाते? तो ये गलती किसकी? हमारी। हम दुलार में, प्यार में, लाड प्यार में हम खुद उसको बर्बाद करते हैं, समझे। और बाकी हकलाना और विस्मृति तो उसकी और शारीरिक कमी के कारण होता है। बाकी इसी तरह है, वो सारी चीजें पॉइंट्स उसको आप नोट करना, सारांश को भी नोट करना। भाषा विज्ञान में भी वही है ना।
ये सारे पॉइंट्स को नोट करना है जो पूरा ये एजुकेशन से संबंधित है, और इसमें कुछ नहीं जो आज आपने एजुकेशन में पढ़ा है इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। यहाँ देखो पेज नंबर 28 में भाषा विज्ञान और अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान एक भाषा संबंधी सिद्धांत है। तो एक उपभोक्ता की आवश्यकताओं को देखता है, ये भाषा क्या है बताता है, और एक है भाषा से हम क्या काम ले सकते हैं ये बताता है। इसको पढ़ना है आपको। भाषा शिक्षण और भाषा शिक्षण और यानी भाषा शिक्षण में हम क्या संबंध, हम भाषा को ही शिक्षा भाषा की ही शिक्षा देते हैं। यहाँ पर इस पुस्तक में है तो बहुत सारी भाषा, लेकिन यहाँ पर कुछ हिसाब से यहाँ मदर टंग और अदर टंग लिखा हुआ है यहाँ पर। तो मदर टंग यानी मातृभाषा, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा, पेज नंबर 30। इसको आप पूरी तरह से नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन में आता है 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3, ये तीनों को नोट कीजिए। मातृभाषा यानी आपकी मातृभाषा, फर्स्ट लैंग्वेज जो आप स्कूलों से पढ़ते आ रहे हैं ना, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज पढ़ते आ रहे हैं हमारे। फर्स्ट लैंग्वेज क्या है सर? घर में जो बोली जाती है। सेकंड लैंग्वेज क्या है? हिंदी। और थर्ड लैंग्वेज क्या है? जो हम अनदर लैंग्वेज सीखते हैं, स्पेनिश, फ्रेंच, कुछ भी, संस्कृत। ये स्कूलों में क्या पढ़ाया इंग्लिश। गया है ना? जी हम्म। इंग्लिश भी थर्ड है। नहीं, हर स्टेट भी अलग अलग है। जी जी, जिस क्षेत्र से है उसी क्षेत्र का पढ़ाया जाता है। जैसे बिहार में संस्कृत हाँ और बंगाल में बंगला। हाँ, उड़ीसा में उड़िया। तो दोनों हर जगह फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में अंतर है। तो बस यही है। आप अंग्रेजी सीखिए, संस्कृत सीखिए। पेज नंबर 32 द्वितीय भाषा देखो यहाँ लिखा है, उसको पूरा पढ़ना है। विदेशी भाषा ये आप पढ़ करके जर्मन सीखिए। अच्छा, पेज नंबर 15.3 देखो, नोट 3। तो 3 में देखो, ये इतना ऐसा ये नहीं है, बस खाली जान लीजिए ये मेथड है। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां, टिप्पणी विप्पणी आ सकता है आपको, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जानने के लिए। इस तरह से हम भाषा की शिक्षा लाभ करते हैं। हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, बाकी पढ़ना इसमें ऐसे कुछ नहीं है। आप आइए, ये सब उसी तरह है, इसमें कुछ नहीं है। दृश्य 16.6 में देखो, वो भी आप आसानी से समझ सकते हैं। पेज नंबर 54, ये सब उसके संसाधन है, रेडियो, टीवी, वीडियो वगैरह वगैरह। अनुवाद ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ना, मैं बता दे रहा हूं। देखो क्या है, अनुवाद आज से नहीं हो रहा है, जमाने से हो रहा है। जब से संस्कृत साहित्य लिखा जा रहा है, तो तभी से हो रहा है। संस्कृत साहित्य पहले लिखा गया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जब हमारे पास ज्ञान हुआ, तब से लेकर के उस संस्कृत पुस्तकों की टीका हमने लिखना शुरू कर दिया। रामायण की टीका हमने लिखी, दुर्गा सप्तशती की टीका हमने लिखी, और जो मुख्य मुख्य पुस्तकें संस्कृत की पुस्तकें थी उसकी हमने टीका लिखी, यानी जो संस्कृत में थी उसको हमने हिंदी में किया। तो कहने का मतलब अनुवाद कार्य बहुत जमाने से शुरू हो गया, 1000 वर्षों पहले से ये कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन इसकी उपयोगिता उतनी पहले नहीं थी, आज की तारीख में इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, कर लो दुनिया मुट्ठी में हो चुकी है। हम एक जगह बैठे हैं तो एक जगह बैठ करके पूरे विश्व को हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं, और पूरा विश्व हमको आंखों के सामने दिखता है। टेलीविजन के स्क्रीन पर या मोबाइल के छोटे से स्क्रीन पर हमको पूरा विश्व दिखता है।
अभी हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो अभी जापान की बात कर रहे हैं, तो कभी कोरिया की बात कर रहे हैं, तो कभी अंटार्कटिका, तो कभी श्रीलंका की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारे देश में भी विदेशी शक्तियों का, पाश्चात्य लोगों का प्रभाव पड़ रहा है। हमारे देश के लोग यहाँ से वहां जाते हैं, यानी पूरे दुनिया के लोग आज कहाँ से कहाँ से कहाँ अपने देश से विदेश लोग जाते हैं। यानी आज की तारीख में पूरी दुनिया एक गांव बन गई है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जब मुट्ठी में हो चुकी है तो और गांव से बढ़कर क्या, कहीं भी जा सकती, कुछ भी कर सकती। तो अब आवश्यकता है अनुवाद की। आप गए जर्मनी, आपको जर्मनी आती नहीं। आप गए श्रीलंका, श्रीलंका आता नहीं। आप गए गुजरात, आप गुजराती आती नहीं। आप गए तमिलनाडु, आपको तमिल आती नहीं। कर्नाटक गए, मलयालम आती नहीं। अपने ही देश की बात। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि मराठी में साहित्य नहीं लिखा गया, तेलुगु में साहित्य नहीं लिखा गया, उड़िया में साहित्य नहीं लिखा गया, गुजराती में साहित्य नहीं लिखा गया, या राजस्थानी में साहित्य, सभी भाषाओं में साहित्य लिखा है। लेकिन राजस्थानी में जो साहित्य लिखा गया वो राजस्थान में सीमित रह गया। उड़िया में जो साहित्य लिखा गया उड़िया में, उड़ीसा में सीमित रह गया। महाराष्ट्र में या मिजोरम में और पूर्वी जो हमारे प्रांत हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और ये जो भी, और कश्मीर में जो तुम्हारा साहित्य लिखा गया वही का वही रह गया। ना हमने उनको जाना, ना उन्होंने हमको जाना। ये तो भला हो राष्ट्रभाषा हिंदी का, कि हिंदी ने पूरे देश को एक कर दिया। और आप सबसे सौभाग्यशाली हैं, और मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने हिंदी को चुना है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपने सब कुछ छोड़ करके हिंदी को चुना है। भगवान तुम्हारा भला करे। तो अब क्या हुआ, जब उस भाषा का, मैं हिंदी की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं, जब एक भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में होता है, तब उस भाषा ही नहीं, केवल केवल भाषा ही नहीं, मान लीजिए राजस्थानी भाषा का अनुवाद हिंदी में हुआ, या उड़िया भाषा का अनुवाद हिंदी में हुआ, तो उड़िया में जो अनुवाद हुआ तो उड़िया में ही सीमित हो गया, राजस्थानी में जो हुआ राजस्थानी में सीमित हो गया। लेकिन जब वो हिंदी में लिखा गया तो पूरे देश को मालूम चला कि राजस्थान की संस्कृति कैसी है, उसकी सभ्यता कैसी है, उसके लोग कैसे हैं, उसके रहन सहन कैसी है, उसका खान पान कैसा है, उसके बात व्यवहार कैसा है, उसकी बोली कैसी है, तमाम बात। वही चीज उड़ीसा में। रथ यात्रा के बारे में दुनिया को मालूम नहीं जाता, क्योंकि रथ यात्रा के बारे में उड़ीसा में केवल उड़िया में लिखा हुआ, लेकिन हिंदी में विशेष करके नहीं लिखा हुआ। लिखा है, हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, हर जगह, लेकिन छोटे 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 कुछ थोड़े थोड़े बातों में लिखा है, पूरा डिटेल्स कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर उसको हम हिंदी में लिख करके करें तो पूरे देश के लोग पढ़ेंगे। महाराष्ट्र की भाषा में जो साहित्य है उसको हिंदी में करेंगे तो पूरे देश के लोग पढ़ेंगे। चलो ये तो देश की बात हुई। अगर उसको हम अंग्रेजी में करते हैं तो वो पूरे राष्ट्र से निकल करके पूरे विश्व तक पहुंच जाएगी, पूरे विश्व के लोग पढ़ेंगे उसको। जर्मन को पूरे विश्व के लोग पढ़ेंगे, जापानी को पूरे विश्व के लोग पढ़ेंगे। तो ये है अनुवाद का महत्व। अब दूसरी बात यहां पर आती है कि कई तरह के अनुवाद होते हैं। कविता का भी अनुवाद होता है, कहानी का भी अनुवाद होता है, उपन्यास का भी अनुवाद होता है, सबका अनुवाद होता है। उसमें देखो, आ जाओ आगे, पेज नंबर 58, 17.2, अनुवाद से तात्पर्य। इसको पढ़ना, जो पूरा पढ़ना, कुछ भी इसमें छोड़ने वाली बात नहीं, आराम से समझ में आ जाएगी। ये सब पढ़ना। उसके बाद जो है अनुवाद अर्थ विज्ञान, अनुवाद शैली विज्ञान, ये सब पढ़िए। मेन है, मुख्य है आपका 17.4, 17.4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अनुवाद की प्रकृति, अनुवाद का क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 17.4.3, क्षेत्र में देखो कितने कितने क्षेत्र हैं। और दार्शनिक साहित्य, समाज साहित्य, शोध सामग्री, पत्रकारिता, कार्यालय, इलेक्ट्रॉनिक, कितने तरह के आज अनुवाद हो रहे हैं। अनुवाद के प्रकार ये है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शब्दानुवाद क्या होता है,
कहीं केवल शब्दों का अनुवाद कर दिया, जैसे ऑफिस में बहुत जगह जैसा जितने शब्द होंगे बस वही शब्दों को ही अनुवाद करके हमने लिख दिया। जैसे रोड में, सड़क में पोस्टर फास्टर है हुआ, रोड साइड में कुछ जो लिखा हुआ है उसको उड़िया का हिंदी, हिंदी का गुजराती, गुजराती का पंजाबी में लिख दिया। वो शब्दानुवाद है। छोटी छोटी बातें जो होती है। भावानुवाद, कविताओं में क्या होता है, अधिकतर भावानुवाद होता है। वहां पर कोई जरूरी नहीं कि जितना जैसा लिखा हो वैसे ही लिखा हो। लेखक पढ़ता है, उसके बाद उसके समरी को, उसके सारांश को, मुख्य तथ्य को अपने माध्यम से रखता है। एक चीज याद रखना कि ट्रांसलेशन और अनुवाद एक जैसा लगता है, लेकिन एक नहीं। ट्रांसलेशन में बस आपने स्कूल में पढ़ा, बस उसका ट्रांसलेट कर दिया, जैसा लिखा था वैसे कर दिया। लेकिन अनुवाद में क्या है, बहुत कुछ का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें देखो, ये आप पढ़ेंगे, ये सब भाव है, मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। छाया हुआ अनुवाद है, इसको नोट करना। संप्रेषण, टीका परक है ना, टीका परक। सर टीका परक में क्या है, मूल सामग्री के अनुवाद के साथ उसकी व्याख्या भी दी जाती है। जहां पर व्याख्या होता है वहां टीका होता है, अर्थ और उसका भाव सब। तो कहने का मतलब, जब कोई अनुवादक किसी का भी अनुवाद करता है तो सबसे पहले उसको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि कहीं जो मैं अनुवाद कर रहा हूं उस अनुवाद से मुख्य कहानी की जो धारा है, मुख्य कहानी का जो थीम है, वो कहीं टूट न जाए, उससे कहीं दूर न हो जाए। ये मुख्य बात होती है। बाकी वो जैसे भी करे, अगर मुख्य कहानी से दूर हट गया उसके अनुवाद का कोई वैल्यू नहीं रहा। दूसरी बात कि अनुवाद अगर आपने किया तो अनुवाद करने के बाद नहीं लगना चाहिए कि आपने अनुवाद किया है। वो पूरी तरह से मतलब मूल प्रति मालूम होनी चाहिए। अगर मालूम चल गया कि भई अनुवाद किया गया है तो फिर आपके अनुवाद का कोई महत्व नहीं रहा। इसलिए अनुवादक को ये भी दो चार बातें ध्यान में रखना चाहिए। अनुवाद की उपयोगिता वहां लिखा है, अनुवाद की प्रक्रिया भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसी तरह है, क्या क्या हम यूज करते हैं, शैली और मुहावरेदार प्रयोग अपने को। अगर मान लो किसी में उड़िया में कुछ लिखा हुआ है और उसको तुम हिंदी में अनुवाद करना चाहते हो और चाहते हो कि वहां पर कोई मुहावरे देने से अच्छा रहेगा, दे सकते हैं। लेकिन ध्यान में ये रखना चाहिए कि उसके मूल बात में, मूल कथ्य में, मूल उद्देश्य में उसमें व्यवधान पैदा ना हो। ये ध्यान में रखना चाहिए। बाकी इसको पढ़ना, साहित्यिक अनुवाद ये वगैरह। भाषा तुलना, इसमें भाषा क्या है, भाषा की तुलना। ये व्यवहारवादी सिद्धांत में आता है। हम जो व्यवहार करते हैं, दैनंदिनी जीवन में जो व्यवहार करते हैं, उसमें त्रुटि विश्लेषण है। यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं त्रुटियां होनी आवश्यक है। तो उसको हमको ध्यान में देना पड़ता है। जैसे तुम्हारा महाप्राण नहीं है, अल्प प्राण है, इसीलिए वहां की जो भाषा है वो बहुत फास्ट भागती है और वो खाना की जगह में वो काना बोलते हैं। भाई मुझे को खाना दो, नहीं मुझको काना दो बोलते। तो ये दक्षिण भारत की भाषा है। कहाँ इसी पर? तरह है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में तुम आंध्र प्रदेश ले लो, चाहे तमिलनाडु ले लो, चाहे कर्नाटक ले लो, यहाँ पर महाप्राण ध्वनियां कम पाई जाती है। जो है सब मतलब अल्प प्राण है, इसलिए बहुत फास्ट भागते हैं। कोई भी दक्षिण भारत किसी भी भाषा को ले लो, वो सब बहुत फास्ट भागती है। और जितनी भी नॉर्थ की भाषा को तुम लेते जाओ, वहां पर उतनी ही लहर पैदा होता है।
वो खींचता है वो लंबा होता है, समझे ना। जैसे हम उड़ीसा का उदाहरण लेते हैं, उड़ीसा का उदाहरण लो। हेलो, उड़ीसा का उदाहरण लो। उड़ीसा में क्या है, वो जैसे कटक साइड में क्या है, वो पानी को क्या बोलते हैं, पानी को क्या बोलते हैं? कोई इसमें कटक साइड से नहीं है। यहाँ पर कटक साइड में पानी को पानी बोलते हैं, पानी। हिंदी में हम पानी क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं। उड़ीसा के ही पश्चिम भाग में वो पानी को पैन बोलते हैं। तो कहाँ पानी और कहाँ पैन, वो जितना हम नॉर्थ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, वो भाषा उतनी ही। आप यूपी की भाषा देखो, छत्तीसगढ़ी की भाषा देखो, उत्तर प्रदेश की भाषा देखो, जितने ऊपर जाओगे उतनी ही भाषा में लहर पैदा होती है और उतनी ही भाषा और बोली खींचती चली जाती है। ऐसी ही कुछ बातें इसमें आप दोनों चीज देखेंगे। सर इसका ये पहला वाला पॉइंट समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। जो किसी भाषा में कोई भाषिक तत्व है, दूसरी ये नहीं कि जैसे हिंदी में महापुराण दुनिया में तमिल में नहीं है। कहाँ पर? सर जो आपने अभी पढ़ा था ना, इसी में व्यतिरेक का विश्लेषण, प्रक्रिया और परिणाम, हाँ, उसका पहला पॉइंट जो है। पहला, इस भाषा में कोई कितने में भाषिक पेज नंबर तत्व है। बताइएगा? 88। 88। किसी भाषा में कोई भाषिक तत्व है, ये नहीं जैसे हिंदी में महापुराण। किसी भाषा में कोई भाषिक तत्व है, दूसरी ये नहीं। रुको, व्यतिरेक के विश्लेषण में आमतौर पर भाषा से एक निश्चित क्षेत्र को चुना जाता है, याद रखना। जैसे ध्वनियों का विश्लेषण या पदों का विश्लेषण या क्रिया के काल और पक्ष का विश्लेषण आदि, वो पूरा इसमें ग्रामर आता है। तो ध्वनि में बहुत सारी चीजें आती है। इस संदर्भ में दोनों भाषाओं, कोई भी दो, की संरचनाओं का समुचित अध्ययन किया जाता है। वाह, व्यतिरेक के अध्ययन की नई दिशाएं। किसी भाषा में कोई भाषिक तत्व है, दूसरी ये नहीं जैसे हिंदी में महापुराण दुनिया में। ये वाक्य इसने ठीक से लिखा नहीं, हिंदी महापुराण दुनिया में तमिल में नहीं। हाँ सर, वही ना, मतलब कुछ देखो, गड़बड़ है। हाँ, ये वाक्य ठीक नहीं बनाया। फिर भी जो मैं समझ में आ रहा है मुझे, हिंदी में कोई जरूरी नहीं कि वही तमिल में भी। और हिंदी की जो जिस तर्ज में लिखा गया, जिस कथ्य को लिखा गया, कोई जरूरी नहीं कि वही चीज तमिल में भी हो। जितने भी रामायण लिखे गए वो सभी में कुछ न कुछ अंतर जरूर है, समझी। ये है बात यहाँ पर। कहीं दोनों, आई बात सुनिए, किसी भाषा में कोई भाषिक तत्व है, दूसरी ये नहीं जैसे हिंदी में महापुराण दुनिया में। ये वाक्य गलत है, पूरा कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। कहीं दोनों भाषाओं में वह भाषिक तत्व है। भाषिक तत्व यानी जो हमारे जो लिखित रूप में हम भाषा व्याकरण के दृष्टिकोण से करेंगे, कहीं दोनों भाषाओं में वो भाषिक तत्व है, लेकिन दोनों भाषाओं में इसका मूल्य अलग अलग है। हिंदी में क ख दोनों अर्थ भेद के जैसे काना, अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया, क ख दोनों अर्थ भेद के जैसे काना खाना। वही खाना और वही काना, दोनों एक ही चीज है, लेकिन कहीं पर वो क में बोला जाता है तो कहीं पर वो ख में बोला जाता है। आई बात समझ में? कहीं पर सर ये वाला तो पॉइंट आ गया, क्योंकि मेरे पास भी साउथ इंडियन एक फ्रेंड है, तो वो मेरे को सुना मैंने, वो का ही बोलती है खा को। हाँ, वही है। और उसी तरह हाँ, ता को था बोलते हैं। वो क्षेत्र को केत्र ऐसे भी तो बोलते हैं। ये हाँ, भी नहीं, तो क्योंकि हमें वहां पर महापुराण, विविधता का। हाँ, क्योंकि वहां पर महापुराण नहीं है, वहां पर अल्प पुराण है। महापुराण अल्प पुराण समझती है तो? महापुराण अल्प पुराण समझ में आ रहा तो जी सर। ठीक है, उसी तरह इसको देखना।
अच्छा, आप आ जाइए अनुवाद के प्रयोग, भाषा सूत्र विज्ञान, कोश विज्ञान एक है यहाँ पर, देखो पेज नंबर 94, कोश विज्ञान। कोश विज्ञान क्या है? डिक्शनरी, बहुत तरह की डिक्शनरी है। आप हिंदी से अंग्रेजी पढ़ते होंगे या अंग्रेजी से हिंदी पढ़ते होंगे, उसके बाद इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ते होंगे, उसके बाद हिंदी टू हिंदी, हिंदी टू हिंदी पढ़ते होंगे। ऐसे ये तो बस हिंदी इंग्लिश इंग्लिश की बात कर, अलग अलग प्रांतों के लिए भी गुजराती से अंग्रेजी, गुजराती से हिंदी, हिंदी से गुजराती, है ना, तुम्हारा छत्तीसगढ़ी से हिंदी, हिंदी से छत्तीसगढ़ी, उसमें फिर इंग्लिश, वो तमाम। तो प्रश्न ये है कि ये मतलब ये सारी चीजें कोश विज्ञान के अंतर्गत आती है। कोश विज्ञान की आवश्यकता क्या है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको बताने की आवश्यकता है क्या कि कोश विज्ञान नहीं की क्या सर। आवश्यकता है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। केवल इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक चीज मार्क करना। शब्दों का ज्ञान बहुत जरूरी है, और शब्दों का ज्ञान सर कोश विज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए। जरूर पड़ेगी। अच्छा, बस मैं इसके माध्यम से जो बताना चाहता हूँ ये है कि कोश विज्ञान हर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जितना पढ़ते, जितना भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई जाती है, हर सब्जेक्ट का डिक्शनरी होता है, एक बात। दूसरी बात, हर सब्जेक्ट का एनसाइक्लोपीडिया होता है। एनसाइक्लोपीडिया मतलब जानते हैं आप जी सर। क्या? उसके सर बारे हिंदी में ज्ञान सर, जो भी पूर्ण पूर्ण जानकारी जिसमें होती, हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा सर, इंसाइक्लोपीडिया हाँ सुनते तो वही, हाँ, पूरा ज्ञान जिसमें पूरी डिटेल हो, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ होता है उसमें। हाँ, सर यानी उसको विश्वकोश। हिंदी में विश्वकोश, उसको जी बोलते हैं हाँ। विश्वकोश बोलते हैं। तो वो सारी चीजें उसमें होती हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि अब ये कैसे निर्माण होता है, कोश विज्ञान कैसे निर्माण होता है। आप मार्क करना, जितने भी डिक्शनरी आप देखोगे, वो हर डिक्शनरी, चाहे हिंदी का, चाहे उड़िया का, चाहे गुजराती, चाहे जो भी, वो हर डिक्शनरी वो अल्फाबेटिकली चलता है आगे। बहुत सारे लोगों को डिक्शनरी देखना नहीं आता, वो उसी में गुम हो जाते हैं। तो हर जो राइटर क्या करता है, वो कोई एक शब्द लेगा, जैसे रेगुलर, उसने एक शब्द लिया रेगुलर, तो पहले वो आर के बाद ई शुरू करेगा, तो आर ई से जितना शब्द शुरू होगा वो पहले शुरू करेगा। आर ई के बाद जी, जी आया, आर ई जी से जितना होगा तो सब करेगा। तो ऐसे करके आर ई जी यू एल ए आर तब जाएगा। यानी हर लेटर के बाद अल्फाबेटिकली, हर लेटर के बाद अल्फाबेटिकली। आप ध्यान से डिक्शनरी को देखना, आपको पता चलेगा क्यों ऐसा क्यों करता हूं। क्योंकि ऐसा नहीं करेगा तो आप शब्दों को सुबह से शाम आप ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। इसीलिए शब्दों को क्रम से सजाता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जो भी। इसलिए हमको ढूंढने में आसानी हो जाए, 2 मिनट में हम कोई भी पेज ढूंढ सकते हैं। और एक इसके साथ वो एक काम और करता है कोश विज्ञान में, कोशकार, उस शब्दों का उच्चारण, उसका लिंग, उसका वचन, उसके साथ उनका अर्थ तो देता ही है, समानार्थी अर्थ भी देता है, और जो भी उससे रिलेटेड जितने भी शब्द हो सकते हैं या उससे जितने शब्द बनते हैं उनको भी वहां पर जोड़ता है, ताकि आपको और कहीं भटकना ना पड़े। तो एक शब्द के लिए कितने कितने चरणों से उसको हो करके गुजरना पड़ता है,
तब जाकर के एक कोश विज्ञान तैयार होता है। वैसे फिर अंग्रेजी के 26 लेटर, तो 26 लेटर को फिर कितने हजार शब्द, उसके हिंदी में फिर 52-53 अक्षर, उसमें कितने हजार शब्द, उनको फिर अल्फाबेटिकली सजाना, क्रम से सजाना, फिर कौन सा हिंदी है तो कौन सा संस्कृत है, कौन सा फारसी है, कौन सा अरबी है तो कौन सा लिंग है तो कौन सा वचन है तो कौन सा विशेषण है। फिर उसके बाद किसकी उच्चारण व्यवस्था कैसी है, उसको भी उसको देखना पड़ता है। तो ये इस प्रकार करके तब जाकर के सारांश, अरे कोश विज्ञान या कोश तैयार होता है। कोश के भाई कई प्रकार है, कई तरह है। कहीं संस्कृति कोश है, तो कहीं विज्ञान कोश है, तो कहीं शब्द कोश है, तो कहीं मुहावरे कोश है, तो कहीं लोकोक्ति कोश है। वो जिसने जो बना सका, आप भी चाहे तो कोश बना सकते हैं। शैली विज्ञान, ये भी इंपॉर्टेंट है। शैली विज्ञान में देखो क्या है, हमारे हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधाएं, बहुत सारी विधाएं हैं। बहुत सारी विधाओं में कुछ लोग, कोई लोग अपनी बात को व्यक्त करने के लिए हिंदी में लिखते रहे, कविता में लिखते हैं। कुछ लोग उपन्यास के माध्यम से लिखते हैं, कुछ लोग लेख के माध्यम से लिखते हैं, कुछ लोग और किसी के माध्यम से। तो ये अलग अलग शैलियां है। स्टाइल अंग्रेजी में जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। उसके साथ जो तुम्हारा कहानीकार या रचनाकार या जो भी, वो हर चीज को, केवल विधा को नहीं, उसके साथ वो शास्त्रों को भी ध्यान में रखता है। जो हम लोगों ने कल वो अलंकार शास्त्र और ये रीति गुण, ये सारे चीजें हमने, वो रस सिद्धांत और सारी चीजों को वो ध्यान में रखता है। क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग शैली होती है, अलग अलग स्टाइल होती है। विषय एक ही रहता है, लेकिन कौन व्यक्ति कैसे लिखता है, कौन व्यक्ति कैसे लिखता है, कौन व्यक्ति कैसे लिखता है। कोई 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 किसी का स्टाइल है वर्णनात्मक, वो वर्णन करते रहता है। कोई भावात्मक तरीके से लिखता है, कोई वर्णनात्मक तरीके से लिखता है, कोई विश्लेषण करते हुए लिखता है, कोई समालोचना की तरह से लिखता है। तो ये अनेक प्रकार की उसकी शैलियां हैं, जिसको आप इसमें पढ़ सकते हैं। कुछ लोग भाषा को महत्व देते हैं, लंबे चौड़े सामासिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सारी बातें इसमें आपको दिखाई गई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। शैली विज्ञान, कोश विज्ञान, ये सब जरूर आएंगे। कोश विज्ञान हो गया, कोश प्रकार, और तो कुछ नहीं। बाकी व्याकरण व्याकरण का उसको ध्यान में रखना पड़ता है, कई मात्राएं गलत ना हो जाए, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। हो गया, और 10-15 मिनट बचा है। ये हो गया तुम्हारा अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान खत्म। कल आप जहां छोड़े थे 22 नंबर जिह्वा मूल, उससे आगे बढ़िए। हेडिंग दीजिए, हम ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं और वह हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। हेडिंग देना, हम ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं और वह हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, ये हेडिंग देना। लिखे? लिखो, वाद्य यंत्रों की भांति, जल्दी जल्दी हाथ चलाते जाना। वाद्य यंत्रों की भांति हम भी वायु की सहायता से बोलते हैं। वाद्य यंत्रों की भांति हम भी वायु की सहायता से बोलते हैं। यह वायु दो प्रकार की होती है। एक तो वह
जो नाक या मुंह के मार्ग से, एक तो वह जो नाक या मुंह के मार्ग से भीतर खींचते हैं, एक तो वह, ध्यान से देखते भी जाना, समझते भी जाना, एक तो वह जो नाक या मुंह से क्या है, भीतर खींचते हैं, यह बाहर की साफ हवा होती है, यह बाहर की साफ हवा होती है। सर साफ हवा या साफ हवा? साफ साफ, क्लियर क्लियर, साफ हाँ हवा, क्लियर, स्वच्छ। स्वच्छ। बाहर की यानी जो आप नाक से मुंह से भीतर खींचते हो, क्या बाहर की हवा अंदर आती है, या बाहर साफ हवा होती है, और जो भी आप लिखिए। इस शुद्ध हवा से हम लोग, इस शुद्ध हवा से हम लोग, इस शुद्ध हवा से हम लोग अधिक ध्वनियां उच्चारित नहीं कर पाते। वह दूसरे प्रकार की हवा वह है, दूसरे प्रकार की हवा वह है जो फेफड़े की गंदगी साफ करके, दूसरे प्रकार की हवा वह है जो फेफड़े की गंदगी साफ करके बाहर निकलती है। दूसरी हवा ही संसार की सभी भाषाओं के बोलने में, यह दूसरी हवा ही संसार के भाषाओं के बोलने में सहायता करती है। मतलब क्या हुआ, जो आप सांस खींचते हैं अंदर, उससे आप नहीं बोलते, जो सांस आप छोड़ते हैं बाहर, उससे आप दुनिया भर का बकबक करते हैं। पहली हवा श्वास कहलाती है, लिखिए, पहली हवा श्वास कहलाती है, और दूसरी प्रश्वास कहलाती है। पहली हवा श्वास कहलाती है, दूसरी प्रश्वास कहलाती है। फेफड़े की सफाई करने के बाद, फेफड़े की सफाई करने के बाद जब वायु श्वास रूप में, जब वायु श्वास रूप में श्वास नलिका के पथ से फेफड़े की सफाई करने के बाद वायु सांस रूप में श्वास नलिका के पथ से बाहर निकलती है, जिसमें शुरू में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, जिसमें शुरू में किसी प्रकार का विकार नहीं होता। समझ, मतलब हृदय से हवा निकली आपकी, हृदय से हवा निकली और आपके कहाँ, गले तक पहुंची, गले तक जब पहुंची तब तक तो ठीक है, लेकिन गले के बाहर जब निकली, उसके बाद सारे, कोई जापानी हो गया, कोई हिंदुस्तानी हो गया, कोई अमेरिकन हो गया, कोई जर्मनी हो गया, तो कोई इंडिया हो गया, कोई बंगाली हो गया, किसी प्रकार विकार नहीं होता। सर्वप्रथम हम स्वर तंत्रियों की सहायता से, सर्वप्रथम हम स्वर तंत्रियों की सहायता से इसे मनमाना रूप देते हैं।
किसे मनमाना रूप देते हैं? जो हवा अंदर से निकलती है हैं? फेफड़ों से, हैं? किसे श्वास किसे मनमाना रूप? जो श्वास अंदर जो से श्वास निकलती है, निकली, जो श्वास बाहर हाँ, जो निकली। श्वास निकली, ध्वनि तो ध्वनि सांस, और जो हाँ, गले के सांस, बाहर भी और वहीं सब चेंज। हाँ, सांस कहो या हवा कहो, जो भी। स्वर तंत्रियों से प्रश्वास, स्वर तंत्रियों से प्रश्वास जेट गति से बाहर निकलती है, यानी तेजी से। स्वर तंत्रियों से प्रश्वास जेट गति से बाहर निकलती है। सर कौन सी गति? जेट यानी बहुत तेजी से लिखो, जेट की जेट, गति अच्छा से। तीव्र तीव्र। रॉकेट, रॉकेट लिखो, हाँ, रॉकेट लिख सकती हो, यानी बहुत तेजी से। जब तुम छींकती हो ना, तो छींक की जो स्पीड है तुम जानती हो, बहुत स्पीड होती है। बस वही स्पीड से, उस उससे आगे चलकर आवश्यकतानुसार, उससे आगे चलकर आवश्यकतानुसार नासिका, विवर, मुख विवर, या दोनों से थोड़ा थोड़ा सर रिपीट निकालते कर हैं। दीजिए, नासिका विवर। नासिका विवर, मुख विवर, मुख विवर, या दोनों से थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। सर एक बार हवा, दोबारा से रिपीट करना, आवाज नहीं आई आपकी। कौन से, कहां से आवाज नहीं आई? आगे उससे चलकर आगे चलकर आवश्यकता अनुसार नासिका विवर, मुख विवर या दोनों से थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। यहां तक हो गया? ऐसा, जी सर। अरे हाँ, आगे लिखो उसी में। थोड़ा थोड़ा हवा हमने निकाला अपनी आवश्यकता अनुसार। हवा को हम आवश्यकतानुसार, हवा को हम आवश्यकतानुसार जिह्वा, हवा को हम आवश्यकतानुसार जिह्वा, कंठ, तालु, दांत और ओठ के सहारे, और ओठ के सहारे इच्छित रूप देकर बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। जो बाहर आकर, जो बाहर आकर ध्वनि की संज्ञा पाती है। हो गया? सर ध्वनि की संज्ञा पाती है, यानी कुछ पाते हैं। आप बोले, अब प्रश्न उठता है कि, अब प्रश्न उठता है कि इन ध्वनियों को किस तरह, इन ध्वनि को किस तरह श्रोता के कर्ण तक, सर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसी में लिखो ना। हालांकि ये दूसरा पॉइंट में आ जाएगा, वो चलेगा, कोई बात नहीं। अब प्रश्न उठता है कि हम ध्वनियों को किस तरह श्रोता के कर्ण तक ले जाएं। ध्वनि लहरों द्वारा, ध्वनि लहरों द्वारा वक्ता के मुंह से, ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यानी जो तुम्हारा लिखे थे ना, तरंगीय, तरंगीय ध्वनि विज्ञान, ये तरंगीय यहां से शुरू हो गया। और चारणिक खत्म हुआ, ये तरंगीय। ध्वनि लहरों द्वारा वक्ता के मुंह से श्रोता के कान तक ले जाई जाती है, लिखे यहां तक।
ध्वनि लहरों द्वारा वक्ता के मुंह से श्रोता के कान तक ले जाई जाती है। इसको यहीं रहने देते हैं, फिर इसको हम कल पढ़ेंगे, इसको पूरा डिटेल लिखेंगे। बस यही चैप्टर हमारा बचा है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। आज की पढ़ाई यही बंद करते हैं। कल अभी मेरा फिर 4 बजे से क्लास है, 4 बजे फिर काव्य सर, जो शास्त्र पढ़ेंगे। आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी वो कब हुई थी? कल आपकी सेकंड थी, फर्स्ट थी? कल दूसरी सेकंड। थी, दूसरी थी। तो जो उसके फर्स्ट क्लास पे नोट्स अगर किसी ने लिखे हो तो वो प्लीज ग्रुप में शेयर कर दें। ये तो तुम जानो, लोग जाने। किताब है ना तुम्हारे पास? जी सर, है बिल्कुल। हाँ ठीक, ठीक है। नेक्स्ट सर, आप अपना फोन कल हम, नंबर दे दीजिए। मेरा फोन नंबर, जी। हेलो, जी जी सर। मेरा 9337 जी 311 721। जी जी, धन्यवाद सर। तो बाकी हमने इसको आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और भाग है, इसको कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक।